सो हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। आप चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपकी बुक का नाम होना चाहिए बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। आप आराम से पूरी सीरीज देख सकते हो। सिंपल जी। चलिए आज करने वाले हैं सर अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व है सर वो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका ना कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 18 तारीख को ही एग्जाम है। ठीक है जी। और 18 तारीख का एग्जाम है तो भाई पूरे जो 14 चैप्टर है ना वो कंप्लीट करवाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने सोचा आज वैसे 17 तारीख है, मैं चाहूँ तो आज एक वीडियो बना के चैप्टर्स की और डाल सकता हूँ। ठीक है जी। लेकिन वही बात है कि अगर आप चैप्टर्स तैयार करोगे ना तो फिर आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस की। जो आपने पिछला याद किया है वो भी एक तरीके से भूल से गए हैं बच्चे। तो एक काम करो भाई, आज का जो दिन है ना बेसिक से कोई दिक्कत नहीं, 3 चैप्टर आपके अभी रहते हैं और वो 3 चैप्टर जिसको 4th यूनिट कहते हैं। अभी तक हमने 3 यूनिट कर लिए कंप्लीट। 3 यूनिट कंप्लीट करने का मतलब है कि हमने लगभग ये मान लो 11 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और वो जो 12वां 13वां चैप्टर है ना, 12वां 13वां 14 और 14वां चैप्टर है वो बहुत ही मुश्किल चैप्टर है। उसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है वो अजीब से है थोड़े से। ठीक है जी। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ मेरे लिए भी वो चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मेरे को बनाने में, उसकी वीडियोस को कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। सिंपल जी। तो उसको करने से अच्छा, क्योंकि वो 10 नंबर का आएगा, 4th यूनिट कितने की है? 10 नंबर की। तो 80 में से वो 10 नंबर कंप्लीट करने से अच्छा कि आप उसके पीछे भगो। एक काम करो भाई, जो आपके बाकी के जो 70 नंबर है ना उसको एक बार परफेक्ट कर लो। यानी एक बार फिर से आज का दिन और कल का दिन एक बार दोबारा से लगा जाओ और पूरी जो प्लेलिस्ट है वो 2x की स्पीड में लगा के फटाफट से खत्म कर दो। यानी एक तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी, जो भी डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा सा कि हाँ जी हमको पेपर आता है, हम पेपर सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल जी। वरना ऐसा होता है कि वो 3 चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में हमें सारे चैप्टर थोड़ा बहुत आता है और फिर उसके बाद एग्जाम में जब बैठते हैं तो स्टार्टिंग तो कर देते हैं क्वेश्चन की, लेकिन एंड तक आते फंस जाते हैं और क्या बोलते हैं आंसर हमारा निकल नहीं पाता। ठीक है जी। तो एक काम करो भाई, जो आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना उसको पक्का कर लो बस इन 2 दिनों के अंदर। आज 17 तारीख, कल आपका एग्जाम है शाम के टाइम पे, तो सुबह 18 तारीख से लेके आप लगा दो पूरा टाइम दोपहर तक का। तो आप आराम से बैठ के वो जो सिलेबस है ना आपका उसको कंप्लीट करिए। सिंपल जी। चलिए तो आज चालू करते हैं क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सर मस्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व नहीं किया और आपने पेपर में चले जाए तो आपको पता नहीं चलता कि एग्जाम में क्वेश्चन आखिर आते कैसे। ठीक है जी। तो आज करने वाले फिर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और ये ऐसा वैसा क्वेश्चन पेपर नहीं है सर। ये जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं कौन सी तारीख को? 18 मई को, यानी परसों ही जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं अपना, उनको मैं बता दूं भाई, जो बच्चे 13 तारीख को यानी 13 मई को जो एग्जाम देके आ चुके हैं ना, ये वही क्वेश्चन पेपर है। यानी ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर आने की पॉसिबिलिटी रखता है। सिंपल जी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया, मैं बता रहा हूं भाई इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ये मान लो जो आपने 70 नंबर का किया है ना, 70 में से मैं 70 दिलवा सकता हूं अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखी होगी जो। ठीक है जी। तो 80 नंबर का भाई 10 नंबर का तो मान लो उस पर फोकस करो ही मत, क्योंकि 2 दिन में आप कितना ही पढ़ लोगे वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। बल्कि उसके चक्कर में जो आपका पिछले का टॉपिक है ना वो भी आप हो सकता है कि भूल जाओगे। ठीक है जी। और बीच में अगर ऐसे कोई क्या बोलते हैं आपको परेशान करने वाले आए जिसमें आपको सुनाई दे कि बाइकों की आवाज आ रही है तो इग्नोर मारना उसको जी। ठीक है जी। फिलहाल तो चालू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर जो 13 तारीख को चालू हुआ है। ठीक है जी। तो इस साल जो इसी बार जो पेपर आया आपका 13 मई को वो वाला पेपर है। तो मैं यहीं पे क्वेश्चन लगा दूंगा, या तो इस साइड या फिर इस साइड लगा दूंगा, आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे साइडों में नहीं दिख रहा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरे क्वेश्चन पेपर का, तो आप आराम से जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। तो चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक सेकंड में, बाहर से शोर ज्यादा आ रहा है, वेट करो। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन क्या रहा है आपको साइड में दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में से भाई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना। पूरा क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। हाँ जी। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स? स्टैटिक्स से आप क्या समझते हो उसके बारे में बताओ। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरफेयर स्टैटिक्स ऑफ विद एग्जांपल। आपको डिफरेंस बताना है। 2 ब्रांचेस होती है स्टैटिक्स की, आपको पता ही है। एक होती है एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और एक होती है इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस बताना है सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से पहला चैप्टर किया हो तो पहले चैप्टर के अंदर मैंने आपको एंडिंग के टाइम में बताया था कि जो पहले चैप्टर में बताया रखा है कि डिफरेंस स्टैटिक्स की जो 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। उन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है ना वो मीन मीडियन मोड के बारे में स्टडी करती है, यानी वो एक सैंपल के बारे में स्टडी करती है, वो अपना डाटा जो है वो एक्यूरेट देने की कोशिश करती है। वहीं पे जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स होती है वो फोरकास्टिंग करने की कोशिश करती है, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने की कोशिश करती है, जिसमें आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की बारे में बताती है, वो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में समझाती है, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जेड टेस्ट करते हैं, एफ टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो डाटा होता है ना उसको क्या बोलते हैं जनरलाइज करने की कोशिश करती है, यानी एक ऐसा डाटा बताने की कोशिश करती है कि फ्यूचर में भी वो आपके यूज हो सके, आप उसके काम कर सको।
सिंपल जी। तो ऐसी स्टैटिक्स होती है जी। फिलहाल एक बार देख ही लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले भाई स्टैटिक्स की डेफिनेशन पूछी थी तूने, तो बता देना स्टैटिक्स क्या होता है। एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, 5 एक्टिविटीज का। सबसे पहले एक्टिविटीज कौन सी होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सारे डाटा को। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद करना होता है ऑर्गेनाइजिंग। क्या करना होता है जी, ऑर्गेनाइजिंग। लिखा नहीं क्या, हाँ जी, एनालाइजिंग 2 बार लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा भाई। कलेक्शन, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। एक सेकंड, पहले क्या करते हैं हम, कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, तीसरा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी प्रेजेंट करते हैं फिर डाटा को बार ग्राफ की फॉर्म में या फिर पाई चार्ट की फॉर्म में, ठीक है जी। तो तीसरा क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चौथा होता है एनालिसिस, हम उसमें एनालिसिस करते हैं जिसके मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, ये सब चीजें निकालनी पड़ती है। लास्ट में हम करते हैं इंटरप्रिटेशन, हम क्या होते हैं उसको सॉल्व करते हैं कि कहां पे इसका यूज कर सकते हैं अपने बेटर क्या होते हैं आंसर के लिए, अपने बेटर रिजल्ट्स के लिए। सिंपल जी। तो ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं 5 एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक्स कहलाते हैं। सिंपल जी, बढ़िया। आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स। ये 2 तरह की स्टैटिक्स होती है, ब्रांचेस होती हैं स्टैटिक्स की। तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है वो समराइज करती है किसी भी टॉपिक को, डिस्क्राइब करती है किसी भी डाटा को, जबकि जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स है ये प्रेडिक्शन करने में काम करती है, यानी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में काम करती है। आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स सैंपल के ऊपर काम करती है, फोकस करती है छोटे पार्ट के ऊपर, पूरे डाटा के ऊपर नहीं, छोटे पार्ट के ऊपर। जबकि जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स होती है वो फोकस करती है पॉपुलेशन के ऊपर, सभी के ऊपर। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो होती है वो डिस्क्राइब करती है बस खाली डाटा को, जबकि जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स है वो जनरलाइज करती है डाटा को। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एक ऐसी यूनिट बता देती है जिससे वो डाटा जो होता है वो पूरा डिस्क्राइब किया जा सकता है, जबकि जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स है वो आपको एक ऐसी यूनिट बताती है जिससे वो डाटा फ्यूचर तक भी आप क्या बोलते हैं यूज कर सकते हो। सिंपल से आगे चलते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है ये सैंपल और पॉपुलेशन दोनों के ही यूज से बनती है, दोनों का ही यूज किया जाता है इसके अंदर। लेकिन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स के अंदर बस केवल सैंपल का यूज किया जाता है और आने वाले जो डाटा होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता, बल्कि उनको प्रिडिक्ट किया जाता है कि क्या डाटा हो सकता है। सिंपल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो होती है वो क्या बोलते हैं डेफिनेटिव वे में होती है, ठीक है जी। उसकी क्या बोलते हैं डेफिनेटिव वे मतलब क्या है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है वो जो आपको निकाल के देती है मेजर, जैसे कि मीन निकाल के दिया, मीन के बाद मोड निकाल के दे दिया, मीडियन निकाल के दे दिया, या फिर क्या बोलते हैं मीडियन के बाद आपको मोड निकाल के दे दिया, या फिर ट्रिम्ड मीन निकाल के दे दिया, ट्रिम्ड मीन। तो ये सब जो डाटा देती है ना निकाल के, इन सबसे जो आपके पास डाटा आता है वो एक डेफिनेट डाटा आता है, यानी कि उसमें चेंजेस होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि आपने सारे एक्यूरेट वैल्यू लेके फिर उसके बाद सॉल्व किया। जबकि जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स जो आपको डाटा प्रोवाइड करती है वो किसके लिए होती है, वो फ्यूचर में आने वाली जो डाटा होते हैं उनके लिए होती है, कि उनका जो है वैल्यूज होगी वो इतनी आने वाली है, और वो जो होती है वैल्यूज वो हो सकती है कि डिफर भी हो सकती है जो अब हमने डाटा चूज किया है उसके मुकाबले। सिंपल जी। तो बस यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेस्टिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है मीन, मीडियन, मोड निकाला जाता है। बस इतना सा काम था, आपको डिफरेंस क्या आना था, डेफिनेशन बता रही थी, थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आना था, जहां पे आपको पूरे मिल जाते हैं 7 नंबर। ठीक है जी, 7 नंबर क्वेश्चन था पूरा। आगे चले, पहला अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, पहली वीडियो अगर आपने देख ली है तो आप 7 नंबर भी गेन कर सकते हो, पहली वीडियो ही आपको 7 नंबर दिला देगी। आगे चलते हैं जी, आगे कह रहे हैं पहले का ही दूसरा पार्ट है, कह रहे हैं एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। 2 तरह की रैंडम सैम्पलिंग बता दो। तो 2 तरह की रैंडम सैम्पलिंग क्या है, पहली है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं, जो भी डाटा जिस बंदे से हमको डाटा कलेक्ट करना है उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। सिंपल जी, इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरी होती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं पहले डाटा को, हाइट वाइज, वेट वाइज, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, फिर जिनसे आपको डाटा कलेक्ट करना है आंखें बंद करके पिक कर लिया और डाटा कलेक्ट कर लिया। यानी ये जो दोनों ही सैम्पलिंग है ये रैंडम सैम्पलिंग के पार्ट्स है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सिंपल। 2 तरह की सैम्पलिंग होती है, एक रैंडम सैम्पलिंग और एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। और आगे उसने उसी में डिफरेंस पूछ रखा है, क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ आर द रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स डिफर फ्रॉम नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग में डिफरेंस बताना है बस आपको। तो ये रहा सैम्पलिंग और मतलब रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में डिफरेंस। सिंपल जी। चलिए, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं आंखें बंद करके, यानी कि जितने भी मेरे पास लोग खड़े होंगे उन सभी के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या है, इक्वल है। मेरी आंखें बंद है, मेरे को नहीं पता, मैं भेदभाव कर नहीं रहा, किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ सामने में से। तो बस सिलेक्शन यहाँ पे कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, जिसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जैसी होगी उस हिसाब से डाटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। सिंपल। वहीं पे जो दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, यहाँ पे मैं आंखें खोल के डाटा कलेक्ट करता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं भेदभाव कर सकता हूँ लोगों के साथ, यानी कि यहाँ पे जो डाटा सिलेक्ट होने के चांसेस है वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव। सिंपल। जिससे मेरी ज्यादा बनती होगी मैं उससे डाटा ज्यादा कलेक्ट करूंगा। अच्छा, सिंपल। आगे चलते हैं, इनमें भेदभाव होता है क्या चीज, तो यहाँ पे भेदभाव कम होता है और यहाँ पे भेदभाव क्या होता है, ज्यादा होता है डाटा के साथ। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, कौन से डाटा जो होते हैं कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में मुश्किल आती है जिनमें,
तो भाई रैंडम सैंपलिंग से जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना, इनमें थोड़ी सी दिक्कतें होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि क्या पता मैंने आके बंद करके जो डाटा कलेक्ट किया वो मीन हमारा जो होगा, एक्चुअल मीन जो होगा उसको क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, खड़ी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो कम खड़ी होती है, क्योंकि जो मैंने डाटा सिलेक्ट किया है वो डाटा मैंने देख दाख के अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया है कि जो होगा रिप्रेजेंटेशन होगा बेस्ट पूरे सीरीज का, पूरे डाटा का। सिंपल जी, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसको। बढ़िया। एग्जांपल क्या होता है इनका? रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल है सिंपल और स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, और नॉन रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल है कन्वीनियंस सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है सर? जहां पे हम कोटा बांटते हैं, लोगों को कैटेगरी के हिसाब से बांटते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी पे कोटा बांट दिया गवर्नमेंट ने, और उसके बाद उनसे डाटा पिक करते हैं, लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं, नहीं कि उनको यूज किया जाता है आगे चल के। सिंपल जी, उन डाटा को आगे चलो ना, पक्का। तो भाई ये मान लो आपका 8 नंबर का ये वाला क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाता है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आना है वहां पे। तो ये मान लो अगर आपने 2 वीडियो देख ली, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर में था, तो अगर आपने 2 वीडियो देख ली तो ये मान लो 15 नंबर जो है आपके कंफर्म आपके हो जाते, अगर आप 2 वीडियो ही देख के चले जाते तो। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो 13 तारीख का पेपर है भाई, तो आराम से अच्छे तरीके से पेपर हो जाएगा आपका, ज्यादा मुश्किल पेपर आता नहीं है। शुरू करते हैं भाई। कह रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहां पे उतार दूंगा, लिख दूंगा भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग डाटा कंसिस्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ईयर स्टडीड इन द जेनरिक इलेक्टिव बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एग्जाम। तो जो बच्चे बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स लेके बैठे उनके आपको मार्क्स दे रखे हैं, जो कि मार्क्स कितने हैं तो लिख देते हैं जी। तो सेकंड का ए पार्ट मार्क्स दे रखे हैं आपको 21, 68, 44, 35, उसके बाद 17, 54, 116, उसके बाद 27, 76, ठीक है जी, उसके बाद 42। सिंपल। अब आपको कह रहा है पहले पार्ट में कह रहा है अर्थमेटिक मीन निकालो और मीडियन निकालो। कोई बात नहीं जी, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कह रहा है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटे में एन। तो आपको इन सब का सम करना है, और भाई मेरे को सम करने में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है जी। चलो कर ही लेते हैं फिर भी, कोई भी बात नहीं। देखते भाई 8 और 1 9, 10 11 12 13, 13 और 5, 13 और 5 हो गया भाई 18, 18 और 7 हो गया 25, 25 और 4, 25 और 4 29, 29 और 6 35, 35 और 7 42, 42 और 6 48, 48 और 2 50, 50 का 0, 5 हाथ से ऊपर हो गया, ठीक है जी। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 5 26, 26 और 11, 26 और 11 हो गया 37, 37 38 39, 39 और 7 39 और 7 46, 46 और 4 50, यानी कि हो गया 500। सिंपल। अब देख लेते हैं नंबर कितने, 1 2 3 4, गेट ऑन द डेंस फ्लोर 1 2, यानी कि 10 नंबर भाई, 0 से 0 कट गया, आपका आंसर आ गया 50। तो मीन कितना आया आपका 50। दूसरा वो कह रहा है दूसरी चीज क्या निकालने के लिए, दूसरी चीज कह रहा है आपको मीडियन निकालना है, और आपको मीडियन पता ही है सर, मीडियन क्या होता है। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए, हाँ जी, तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको इस डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो जी लगा लेते हैं फटाफट से। सबसे छोटी वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पे 17, उससे बड़ी वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है 21, उससे बड़ी वैल्यू 27। तो मैंने 1 2 3 ये 3 वैल्यू ले ली। इससे बड़ी वैल्यू कोई है, जिससे बड़ी वैल्यू मेरे को दिखाई दी है 35, 35 से बड़ी वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है 44, 44 से बड़ी वैल्यू मेरे को दिखाई नहीं सॉरी 35 से बड़ी वैल्यू 42 है, और 42 से बड़ी वैल्यू 44 है, 44 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 54 है, 54 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 68 है। तो 44 35 42 और 54 और 68 ये वैल्यू ले ली। अब क्या बच गया 116, तो 116, ठीक है जी। अच्छा एक 76 भी बचा भाई, तो 76 पहले फिर 116, देख लो भाई 10 वैल्यू है 1 2 3 4, गेट ऑन द डेंस फ्लोर 1 2, ठीक है जी, पूरे 10 वैल्यू हमारे पास। सिंपल जी। चलिए अब हमको क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है n/2 ts टर्म प्लस में n/2 + 1 ts टर्म अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है अगर इवन नंबर का आपको दे रखा है क्या डाटा, तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो 10 बटे में 2 प्लस में 10 बटे में 2 + 1, और यहाँ से आ जाएगा टीएस टर्म, यहाँ से आ जाएगा टीएस टर्म, और अपॉन में 2। वो कह रहा है भैया सिंपल करो ना भैया, बीच की वैल्यू लो, 4 वैल्यू यहाँ से छोड़ो और 4 वैल्यू इधर से छोड़ो, बीच में जो बच गया उसकी बीच की वैल्यू ले लो 43। हाँ जी वो आ जाएगा, लेकिन पेपर में करके दिखाना पड़ेगा, तो ये नंबर आपको करके दिखाने के लिए मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6 टर्म, ठीक है जी, अपॉन में 2। तो 5th टर्म हमारे पास है 42 और 6th टर्म हमारे पास है 44, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43। सिंपल जी। तो आपका ये मीडियन आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, और ये सॉल्व करते के साथ ही आपको 4 नंबर, एक सेकंड भाई, इसके 4 नंबर है भाई, इसको सॉल्व करने के और इसको सॉल्व करने के लिए 5 नंबर है, तो टोटल आपको मिल गए 9 नंबर। सिंपल जी।
तो अगर आपने मेरी क्या मीन निकालने वाली वीडियो, मीडियन निकालने वाली वीडियो देख रखी है तो भाई आपके 9 नंबर और पक्के हो गए। मैं बता रहा हूँ आप ना पूरे 70 नंबर कर सकते हो। इतना पेपर इजी आ गया था ये वाला 13 तारीख का, तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी, तो ज्यादा डरने की बात नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है भाई, दूसरा क्वेश्चन इसी का मतलब कि दूसरा पार्ट, मतलब अभी तो 4 ही नंबर होंगे भाई, नहीं 2 नंबर इसके होंगे, 2 नंबर इसके होंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट भी है इसमें, 5 नंबर उसके होंगे। देखते हैं दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इफ टू ऑब्जर्वेशन वाज 86, इफ सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज 86, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हो 86 इंस्टेड ऑफ 68, तो ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है 68, इसकी जगह हमको क्या लेना था 86। ठीक है जी, कह रहा है हाउ वुड बी द मीन एंड मीडियन चेंजेस, मीन और मीडियन में क्या चेंज आएगा वो बताओ। सिंपल जी, अगर हम इस 86 को चेंज कर दें तो देखो मीडियन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू। अगर हम इसको चेंज कर दें और 68 को क्या कर दें हम इसको बना के कर दें 86, तो ये 86 अब 68 यहां से उठ के कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा इधर, यानी कि ये हो जाएगा 76 आगे आ जाएगा और 86 फिर पीछे हो जाएगा। लेकिन क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इस मीडियन पे? नहीं, हमें तो बस मिड वैल्यू चाहिए, तो मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीडियन हमारा वही आएगा जो पहले आया था 43। ठीक है जी, जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, मीन के ऊपर। अब मीन के ऊपर क्या पड़ेगा इफेक्ट, देखो जो 68 की जगह हम 86 लेने लग गए तो जो इसका सम है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। सम बढ़ जाएगा मतलब कितने से बढ़ जाएगा, ये हो गया 70 80 यानी कि 10 10 और 18, जो सम है वो बढ़ जाएगा 18 से, यानी कि इसके अंदर 18 वैल्यू प्लस हो जाएगी, यानी कि जो सम आ जाएगा सिग्मा एक्स वो आ जाएगा 518। कितना आ जाएगा 518, और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो आपका मीन आ जाएगा 51.8। सिंपल, तो जो मीन है उसमें चेंज आ जाएगा कितने का 1.8 का, लेकिन मीडियन में कोई चेंज नहीं आने वाला। इतना सिंपल, आसान था। हाँ जी, तो इस चीज को करने के लिए आपको मिल रहे थे कितने नंबर, 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो ऊपर वाले के मिल गए 2 नंबर, नीचे वाले के तो मिल गए 2 नंबर, तो 4 नंबर आपके पक्के। नहीं सॉरी, इसके मिल गए आपको 4 नंबर और इस अकेले के मिल गए आपको 5 नंबर, तो 5 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे, तो आप आराम से सॉल्व करके आ सकते हो इस। और आपको समझाना भी पड़ेगा कि मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, तो मीडियन जो होता है वो मिड वैल्यू को लेके चलता है, तो मिड वैल्यू पे तो कोई चेंजेस हुए नहीं। अगर इसको ज्यादा कम कर देते यहाँ पे आ जाता तब मीडियन हमारा चेंज हो जाता, साइड में खिसक जाता, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। सिंपल जी, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं भाई। अब भाई दूसरे क्वेश्चन का ही बी पार्ट दे रखा है, कह रहा है 2 प्रोजेक्ट आपको दे रखे हैं ए और बी, are being evaluated basis on the annual returns of over 5 years। ठीक है जी, 5 साल का एनुअल रिटर्न दे रखा है 2 कंपनी का, 2 प्रोजेक्ट का, और आपको दे रखा है क्या कह रहा है, एक्सप्लेन विच ऑफ दीज प्रोजेक्ट हैज मोर कंसिस्टेंट रिटर्न्स। दोनों में से कौन से जो प्रोजेक्ट है उनमें ज्यादा कंसिस्टेंसी है, किसमें ज्यादा कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी नापने के लिए आपको वेरिएंस निकालना पड़ता है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ता है, और जिसकी वैल्यू कम आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, दोनों कंपेयर करने पे जिसकी वैल्यू कम होगी वो जो डाटा होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। सिंपल जी, चलिए एक बार फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल जी, बहुत अच्छे। हाँ भाई श्योर है, तो चालू करते हैं सर, आते हैं अपने टॉपिक पे। अब कह रहा है आपसे निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कैसे निकलेगा, ध्यान से देख लेते हैं आराम से। इसमें आपको 2 डाटा दे रखा था और 2 डाटा के अंदर आपको कंपैरिजन करना है और बताना है कौन सा जो डाटा है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है जी, कंसिस्टेंट रिटर्न आपको प्रोवाइड करना है। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं। पहले लेता हूं मैं यहाँ पे ए फॉर्म, दूसरा लेता हूं यहाँ पे बी फॉर्म। पहले ए फॉर्म में जो दे रखी है डाटा वो दे रखा है 6 8 7 9 और 6। यहाँ पे जो डाटा दे रखा है आपको वो दे रखा है 10 12 9 11 और लास्ट में 4। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले भाई मैं मीन निकाल तो सकता हूं, क्यों मैं मीन निकालूंगा फिर उसके बाद माइनस करूंगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसका स्क्वायर करना है, ये सब चीजें करनी है। बस मीन पॉइंट में आए, इसका पॉइंट इसका निकालते हैं मीन। तो 11 और 9 20 20 30 40 40 और 2 42 42 और 4 46, तो 46 बटे में को करना पड़ेगा 5, जो कि पॉइंट में आएगा, जाहिर सी बात है। तो हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे इस बार। ठीक है जी, तो मीन ए का हम एज्यूम कर लेते हैं कि 7 आ गया, मीन बी का हम एज्यूम कर लेते हैं जी 10 आ गया। ठीक है जी, चलो इसके हिसाब से निकालते हैं। तो dx निकाल लेंगे, यहाँ पे dy निकलेगा। x निकालने के लिए 6 में से सॉरी 7 में से नहीं 6 में से 7 गया तो -1, 8 में से 7 गया तो 1, 7 में 7 गया 0, 9 में से 7 गए तो बच गया 2 और 6 में 7 गया तो -1। उसके बाद हमको करना है इसका स्क्वायर करते के साथ ही 1 1 0 4 1। अब इसका टोटल करना होता है तो 4 5 6 7 टोटल आ गया 7 इसका टोटल आ गया भाई कट के 1। ठीक है जी, इसका कर लेते हैं एक बार। तो 10 का 10 0 आ जाएगा, 12 में से 10 गए तो 2, 9 में से 10 गया तो माइनस का 1, 11 में से 10 गए तो 1, 4 में से 10 गए तो 6। सिंपल, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो dy स्क्वायर बन जाएगा 0 4 1 1 6 6 36, यानी टोटल आ गया 36। कर लेते हैं टोटल 36 और 4 और 2 42, 6 7 8
और इससे कट जाएगा, यानी आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 1 सेकेंड भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। 12 में से 10 गए 2, 9 में से 10 गया माइनस का 1, 11 में से 10 गए तो बच गया 1, और यहाँ पे चलते 4 में से 10 गए तो बच गया माइनस का 6, सॉरी माइनस का 6, तो माइनस का 6 और 1 हो गया 7, 7 में से अगर आप 3 घटाओगे तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 4। सिंपल। अब चालू करते हैं, हमको निकालना है सर स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस में dx अपॉन में n का होल स्क्वायर। अब अगर इसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो तो इसके ऊपर रूट लगा देना है, बाकी और कुछ करना नहीं होता। ठीक है जी, मैं वेरिएंस की निकाल रहा हूँ फिलहाल, अभी शुरू करते हैं फिलहाल। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है 7 बटे में 1 माइनस में 1 नहीं, सॉरी नंबर है ना यहाँ पे 5, माइनस में 1 बटे में 5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 7 अपॉन में 5 माइनस में 1 अपॉन में 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 5 7 जो 35, 35 और में से 1 गया तो ये बच गया 36, तो 36 अपॉन में 25। सिंपल जी, तो ये वैल्यू आ गई इसकी वेरिएंस की। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ में, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो इसका भी फॉर्मूला वही बनेगा वेरिएंस का। ठीक है जी, और फॉर्मूला बन गया 42 अपॉन में 5 माइनस में माइनस का 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और इसको जब करेंगे स्क्वायर तो 4 चौक हो जाता है 16 बटे में 5 पंजे हो जाता है 25 माइनस में 42 बटे में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को तो ये हो जाएगा नीचे वाला 25, लेकिन ये वाला हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने 5 दूनी 10 का 0, 1 हाथ 0 ऊपर 5 चौक 20 और 1 21, 210। 210 में से आप 16 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 194। क्या बचेगा हमारे पास 194 ही बचेगा ना, तो 6 चले गए तो 94, हाँ जी सही है, बटे में 25। और आपको देखने को मिल जाएगा कि जो वेरिएंस है उसमें वेरिएंस में कम वेरिएंस वाला कौन सा टॉपिक है, तो आपको दिख रहा है फर्म ए जो है उसका वेरिएंस कम है, तो यानी कि ये वाला जो है ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है तो कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बस अंडर द रूट निकाल देना 36 बटे में 25 का। ठीक है जी, 6 6 36 होता है तो ये हो जाएगा 6 बटे में 5, 6 अपॉन में 5 नहीं, एक सेकंड हाँ ठीक है, 6 बटे में 5 मतलब होता है, अच्छा रूट हट जाएगा ना फिर इसके ऊपर से, और 6 बटे में 5 का मतलब हो गया आपका कितना हो गया 5 एकम 5, पॉइंट लगाया 0 तारा 10 हो गया, 5 10 1.2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर अंडर द रूट लगा देना है 196 अपॉन में 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, और 196 का जो रूट होता है वो कितना होता है, कितना होता है भाई 196 का रूट कितना होता है, अरे बता रहे हैं 25 का कितना 14 होता है 15 होता है 14, 196 का रूट 14 ना, हाँ तो 14 बटे में 5, और इसको जब काटोगे तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 हो गया, पॉइंट लगा के 80, और ये हो गया 5 के बारे में 5 8 जा 40 नहीं कितना हो गया 40 हो गया ना, 5 8 जा 40 हाँ जी 2.8। तो आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी का कम आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका कम होता है वो जो डाटा होता है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो आपका डाटा कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है भाई, पहला जो पार्ट है उसका, मतलब कि प्रोजेक्ट ए जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंसी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल से तरह आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आपको करना है। ठीक है जी, बहुत अच्छे, जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट कर लेना। हाँ भाई तो शुरू करते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और देखो आपने यहाँ पे पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया। पहला और दूसरा क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन था ना भाई, ये मान लो आपके 30 नंबर फ्री के नंबर है। तो अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियो देख रखे हैं 4-5 जिसके अंदर हमने कर रखा है कवर ये स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब, तो ये आपके 30 नंबर पक्के हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार ना जो पिछले टॉपिक्स है ना उनको एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से, तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको दिमाग में याद रहेगी कि क्या फॉर्मूले थे, क्या कंसेप्ट थे, क्या चीज हमने सीखी थी। सिंपल, बाकी क्वेश्चन पेपर तो मैं करवा ही रहा हूँ। चालू करते हैं भाई। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है टू फेयर डाइस आर रोल्ड, हमने 2 डाइस फेंके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स इज रोल्ड इज एट लीस्ट 9। सम ऑफ नंबर क्या आना चाहिए, कम से कम 9 आना चाहिए। ठीक है जी, तो 2 डाइस हम फेंकते हैं, 2 डाइस फेंकेंगे तो भाई सैंपल स्पेस क्या बनता है, तो सैंपल स्पेस बनता है 36 इवेंट का, यानी कि 1 1 से लेके फिर उसके बाद हम करते हैं तो 1 2 आता है, फिर 1 3 आता है, फिर 1 4 आता है, 1 5 आता है, 1 6 आता है। सिंपल जी, तो ऐसे करके पहली रो बनती है, उसके बाद हमारे बनता है 2 1 की रो, फिर उसके बाद बनती है 3 1 की रो, उसके बाद 4 1 की रो, फिर 5 1 की रो, और लास्ट में बनती है हमारे पास 6 1 की रो। तो जो लास्ट इवेंट होता है हमारे पास वो 6 6 का होता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ऐसे करके हमारे पास कितने सैंपल स्पेस बनते हैं, 36। सिंपल, तो कह रहे हैं 2 डाइस हम फेंकेंगे तो फिर क्या आना चाहिए, 9 से कम वैल्यू आना चाहिए, एटलीस्ट 9 आना चाहिए, इनका सम क्या आना चाहिए, कम से कम 9 आना चाहिए। तो आपको पता है 9 आना चाहिए कम से कम सम, तो किस किस को जोड़ के 9 आ सकता है, किस किस को सम करके जब जोड़ के 9 ला सकते हो आप। हाँ जी, तो देखते हैं एक बार, इसी को भी लिख देता हूं, तो ये हो गया 62 63 64 65, यहां पे भाई 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6,
सॉरी 5 6 तो हो चुका है ना नीचे, यहाँ पे हो गया 2 6, उधर 3 6, फिर 4 6, लास्ट में 5 6 और लास्ट में 6 6 तो है ही है। अब देखो हमको क्या चाहिए, सम चाहिए, वो भी कितना है 9 से कम, 9 से कम सम। देखो 6 मतलब 6 और 6 12 हो गया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये भी क्या बोलते हैं 6 5 11 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, हमको ये भी नहीं चाहिए सम, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने आएंगे, तो यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे 2 बनेगी सैंपल स्पेस, यहाँ पे बनेगी 4 6 था ना 5 और 6 यहाँ पे है, एक सेकंड 5 और 5 का सम बनेगा यहाँ पे सैंपल स्पेस 5 और 5 का, ठीक है जी। तो हमको ये भी नहीं चाहिए 5 5 10 और अगला भी नहीं चाहिए भाई, अगला वाला मतलब ये रहा 9 वाला। यहाँ पे बन जाता है हमारे पास क्या 4 5 9, यहाँ पे बनता है हमारे पास 5 4 9, सिंपल जी। तो हमको ये वाला डाटा नहीं चाहिए, हमको ये सारे चाहिए, तो कुछ नहीं कर सकते सर, सिंपल सा टॉपिक है। 1 में से हम घटा देंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी 9 से ज्यादा आ रही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई का मतलब क्या है 9 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी आ रही है, यानी कि जो x होगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 9 से ज्यादा, 9 से ज्यादा x मतलब x होना चाहिए 10, x का मतलब होना चाहिए 11 और x का मतलब होना चाहिए 12, यानी कि जो सम होना चाहिए 10 11 12, जिसका भी सम आ रहा है 10 11 12, वो देखो कितने इवेंट्स है, तो इसका सम आ रहा है एक इवेंट है, बहुत अच्छे 12 का इवेंट हो गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी 1/36 1/36, ठीक है जी। 11 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो गई 2, तो 2/36, ठीक है जी। 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 2 3 4, 4 प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36, सिंपल जी। तो हमको दिखाई दे रहा है एक सेकंड 10 आने की प्रोबेबिलिटी भाई 6 4 10 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 2 3 3 प्रोबेबिलिटी भाई 3 3 3, और हमको उसने क्या बोला था एट लीस्ट 9 चाहिए भाई, 9 चाहिए उसे, तो ये वाला नहीं मिट हो सकते ना क्योंकि इसका सब तो 9 आ रहा है ना, तो इसको नहीं करना, मतलब इसको भी चाहिए ना उन्हें, तो हमें क्या करना है जो 10 और उससे ऊपर वाले सम है उनको हमको क्या करना है हटाना है, तो बस 1 प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे इन सभी की प्रोबेबिलिटी, कितना हो गया ये 3 2 5 और 1 6, यानी 6/36, और जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 30/36, तो यह प्रोबेबिलिटी आ गई आपके निकल के कि 9 या उससे ज्यादा जो आपको इवेंट चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब एटलीस्ट 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपका प्रोबेबिलिटी बन गई 30/36, सिंपल सा, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो हमने क्या किया, उसने बोला एटलीस्ट 9 आने चाहिए, एटलीस्ट 9 आने चाहिए हमको, तभी जीतेंगे हम, तभी हम प्रोबेबिलिटी अपनी काउंट करेंगे, तो बस 9 आने की 9 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9 ना आए मतलब क्या होगा 10 भी आ सकता है 11 भी आ सकता है 12 भी आ सकता है सब, तो बस हमने देखा 10 11 12 सम किस किस के आ रहे हैं, तो यहाँ पे 12 एक के ही सम आ रहा है बस खाली, 2 के सम आ रहे हैं 11 और 3 के सम आ रहे हैं कितने 10, तो बस इन तीनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ ली निकालने की, तो 1 में से माइनस कर दो, तो 9 ना आने की प्रोबेबिलिटी हमने जोड़ के 1 में से घटा दिया तो पता चल गया 9 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, कई बार कर रखे हैं जी, 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर मिल गया आपको, ठीक है जी। दूसरे पार्ट के अंदर आगे कह रहे हैं, इसी का दूसरा पार्ट है बी पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट है भाई बी पार्ट, और बी पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, तो जी बी पार्ट के अंदर बंदा कह रहा है कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 5 तो व्हाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है और 3 तो है ग्रीन बॉल्स, ठीक है जी। कह रहा है 3 मतलब मार्बल्स मान लो, तो कह रहा है इफ 3 मार्बल्स आर सिलेक्टेड, 3 मार्बल हमने सिलेक्ट करे एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 मार्कर फ्रॉम ईच कलर, हर मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हर कलर में से, तो देखो हमको कितने मार्बल सिलेक्ट करने हैं 3, तो बस आराम से लगाओ कि हमको कितने मार्बल है टोटल यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 मार्बल्स में से हमको 3 मार्बल सिलेक्ट करने हैं, सिंपल जी। अच्छा हर एक में से एक एक मार्बल सिलेक्ट करना है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सॉरी कंडीशन कह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है जी। तो 5 में से मेरे को एक चाहिए, अगला जो ब्लैक बॉल है उसमें से भी एक चाहिए, यानी कि 4 ब्लैक बॉल्स में से मेरे को एक ब्लैक बॉल चाहिए, 3 ग्रीन बॉल्स में से 3 ग्रीन मार्बल्स में से मेरे को एक मार्बल चाहिए, बस आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आप आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको मैंने सिखा रखा है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल, सिंपल जी। r वैल्यू होती है नीचे वाली, n वैल्यू होती है ऊपर वाली, सॉल्व करें चलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 5 माइनस में 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल, सिंपल। तो अगर इसको सॉल्व करा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और आपको देखने को मिलेगा एक सेकंड, सही तो कर रहा हूं ना, नहीं भाई गलत है, यहाँ पे r फैक्टोरियल होता है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है r फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, श्योर है। चलिए भाई, तो 5 को अगर सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट जाएगा, आपके आंसर कितना बचेगा 5, मल्टीप्लाई में इसके आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4, इसके आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3, तो 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3, और नीचे हमको चाहिए 12 में से 3, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल, और 12 में से 3 गए तो कितना बच गया
12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 12 में से 3 जाएंगे 9 फैक्टोरियल। सिंपल जी। तो 9 फैक्टोरियल, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 को लिख सकता हूं मैं 12 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल, और इस 9 फैक्टोरियल से कट गया। 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। सिंपल जी। और आप देखोगे कि 3 दूनी होता है 6, और इस 6 से ये कट गया 2 पे, तो 11 दूनी हो गया 22, 22 गुणा में 10 यानी 220, ये हो गया 220। सिंपल जी। अब बस आपको इतना सा सॉल्व करना है, इतना सा सॉल्व करते के साथ ही आपके नंबर पूरे पूरे, ठीक है जी। जैसे आप देखोगे तो इससे कट गया 0, और यहाँ पे बच गया 2, 2 से काटेंगे इसको बच गया 11, और ये हो गया 3/11। तो आपका क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी जो आ गई, 3 क्या बोलते हैं, एक व्हाइट एक ब्लैक और क्या बोलते हैं एक ग्रीन मार्बल्स आने की, वो क्या हो गई 3/11। सिंपल सर, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और आपको इसके कितने नंबर मिल रहे थे, 5 नंबर। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आसान था भाई, बहुत अच्छे। अब चालू करते हैं सर इसी का दूसरा क्वेश्चन, मतलब चौथा क्वेश्चन, ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 मशीनरी ABC 3 मशीन है। अच्छा, जिसको नोट करना है एक बार फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, मिटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन के लिए नोट कर लेना भाई। हाँ जी, श्योर है, चलिए जी। तो चालू करते हैं सर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट करते हैं। क्या रहा है 4 का पहला पार्ट 5 नंबर के लिए, कह रहा है देयर इज 3 मशीन, 3 मशीनरी है, ABC 3 मशीन है, इन ए सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूस 50%, 25%, 25% रिस्पेक्टिवली। यानी एक मशीन है मशीनरी ए, वो बस प्रोड्यूस करती है 50% प्रोडक्शन, यानी कि आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी प्रोडक्शन की 1/2। मशीन बी है हमारे पास, वो 25% प्रोड्यूस करती है, यानी कि 1/4 प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। मशीन 3 जो है वो प्रोड्यूस करती है 25%, यानी इसको भी बोलते हैं 1/4 की प्रोबेबिलिटी आउटपुट देने की। चलिए, कह रहे हैं द टोटल डेली आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है जी, इट इज नोन दैट 4% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द मशीनरी ए एंड बी आर डिफेक्टिव। यानी ये जो दोनों मशीनरी प्रोड्यूस करती हैं उनमें से 4% जो माल है वो क्या निकलता है, डिफेक्टिव। 4% माल डिफेक्टिव निकलना है, यानी कि आप कह सकते हो डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/100। सिंपल, बहुत अच्छी बात है। आगे चलें, और क्या बोलते हैं नॉन डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर 96/100, 1 में से माइनस कर देना है 4% को। सिंपल, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके में भी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं, डिफेक्टिव की 4/100। अगले में जो सी मशीनरी है उसकी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो वो कह रहा है एंड दैट 5% ऑफ दोज प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी सी आर डिफेक्टिव। यानी जो मशीनरी सी की डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है वो है 5/100। सिंपल जितना, तो बस ऊपर की दोनों की मशीनरी की प्रोबेबिलिटी है 4/100, और नीचे की लास्ट वाली मशीनरी है 5% माल डिफेक्टिव निकालती है, यानी 5/100 प्रोबेबिलिटी है कि माल खराब होगा। ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट की बात कर रही है, यहाँ पे मशीन की बात कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ वन बल्ब इज पिक, हमने एक बल्ब निकाला एट रैंडमली फ्रॉम ए डे प्रोडक्शन, पूरे दिन के प्रोडक्शन में से, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल है, ये तो बहुत अच्छा आसान सा है। चलिए जी, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवेंट की, और वो इवेंट क्या है, डिफेक्टिव। अब हमको ये भी नहीं निकालना कि किस मशीनरी में से डिफेक्टिव है, सीधा हमको निकालना है टोटल डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो, मशीनरी ए की प्रोबेबिलिटी प्लस में मशीनरी बी की प्रोबेबिलिटी प्लस में मशीनरी सी की डिफेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी जोड़नी है हमें डिफेक्टिव वाली। सिंपल। चलिए जी शुरू करते हैं। मशीन ए का डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी का वो फंक्शन बनता है 1/2 मल्टीप्लाई में डिफेक्ट, सॉरी मशीनरी ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, मशीनरी बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और डिफेक्टिव आने की, इसकी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 4/100। सिंपल। यानी अगर आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल रहा हूं मैं ए मशीनरी, जबकि क्या होगा, माल क्या होगा, हमारा डिफेक्टिव हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। तो देखो जी, ये हो गया ए मशीनरी को चूज करा हमने 1/2, और क्या बोलते हैं, अरे मतलब आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्टिंग तो निकालना है, प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए मशीनरी को चूज किया और डिफेक्टिव माल आया, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आपको वही तो करना होता है बस खाली। तो आपने क्या किया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो पूरा ए मशीनरी में से डिफेक्टिव आने की जो प्रोबेबिलिटी निकली 1/4 नहीं 4/100, वो निकली आपकी 4/200। सिंपल। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ऐसी मशीनरी बी में से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या निकली, वो निकली भाई 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/100। मशीनरी सी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और उसमें से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है 5/100। बस आपको तीनों को सॉल्व करना है और बस टोटल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 4/2 में 200 प्लस में 4/2 में यहाँ पे हो गया 400, जब 5/2 में हो गया यहाँ पे 400, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8
8 9 10 11 12, 12 और 5, 12 और 5 कितना हो जाएगा जी, 12 और 5 हो जाता है 17, तो 17 बटे में ये हो गया 800, सॉरी 400। तो हमने जो माल निकाला और वो डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 17 अपॉन में 400। सिंपल जितना क्वेश्चन सिंपल था ना, बहुत अच्छे। ऐसे आसान से क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर दोगे। आगे चलते हैं, कह रहा है इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम, हमने रैंडमली एक बल्ब ले लिया, ठीक है जी, कोई बात नहीं, एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, देन हमको ये पता भी चल गया कि वो सामान क्या है, डिफेक्टिव है, यानी कि सीधी बात है, एक चीज हमें पता चल से, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी ए, मशीनरी ए से प्रोड्यूस किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो भाई, ये वही बेस थ्योरम, बेस थ्योरम में क्या होता था, पहले आपको आइटम दे देगा कि वो चीज डिफेक्टिव है, सिंपल, ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मशीनरी ए से आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमको निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले इवन मान लेते हैं। तो इवन किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ये इवन होगी भाई, मशीनरी ए से आई है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसको मानूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, सिंपल। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है जी। चलिए, आसान था। और उससे जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होने की ए से, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की बी से, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की सी से, सिंपल। चलिए अब बेस थ्योरम लगा लेते हैं। हमको बता रखा है पहले से ही कि जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, हमें बस क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वो क्या बोलते हैं, किससे आया है, मशीनरी 1 से आया है, ठीक है जी। तो वो मशीनरी 1 से आया है, जबकि प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफेक्टिव, यानी कि E1 हमको निकालना है, जो कि प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है कि वो प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव है, सिंपल जी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, तो जो चीज आपको दे रखा है उसका बस उल्टा करना होता है, आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा वो। तो क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय इसका उल्टा, यानी कि डिफेक्टिव है वो माल, उसकी प्रोबेबिलिटी, जबकि क्या बोलते हैं आपको E1 दे रखा हो, ठीक है जी, अपॉन में यही सेम खा के आपको नीचे लिखना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय, भाई मैंने बेस थ्योरम सिखाई है, तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के नहीं करे हैं तो कुछ बच्चे हैं जिनको लगेगा कि भैया मैं बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूं और आपको समझा नहीं रहा, क्योंकि सर मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं इसी को सॉल्व करने में क्वेश्चन पेपर में 3 घंटे लगा दूंगा तो फिर आपको सीखने का फायदा क्या। मैं चाहता हूं 1 घंटे की वीडियो बने जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन समझा दूं, बल्कि मेरे को तो पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना भी नहीं चाहिए, मैं आपको बस बता दूं कि भाई यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है। काफी टीचर तो करते भी ऐसे ही है। मैं चाहता हूं कि भाई आपको पूरा सॉल्व करके आपको आंसर निकाल के दूं, ताकि एंड तक भी आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, सिंपल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सिखाने लग जाऊंगा कि यहाँ पे बेस थ्योरम कैसे निकल लगती है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। उसके लिए मैंने चैप्टर्स के अंदर आराम से अच्छे तरीके से समझा रखी है चीजें, बस खाली मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा, सिंपल जी। तो ये मत बोलना भैया आप बहुत जल्दी जल्दी करवा दे रहे हो, भैया मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे समझा नहीं रहा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है बस उस सवाल को। अगर आप सीखना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि सवाल कैसे होते हैं, तो पिछले चैप्टर्स बना रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक मिल सकता है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसको जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो इसमें गलती आपकी होती है कि आपने पढ़ा है नहीं, पूरी सीरीज देखी नहीं है, बस आ जाते हो आप खाली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। तो पहले पढ़ना होता है, उसके बाद सीरीज देखनी होती है। हाँ, जिसके पास तो टाइम ही नहीं है वो तो भाई खाली क्वेश्चन पेपर देख के जाओ, क्या पता इसमें से ही थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए, आप वैसे ही क्या बोलते उतार के आ जाना, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बस क्या बोलते हैं D1, जबकि E1 हो चुका हो, सेम ऐसी अब प्रोबेबिलिटी प्लस करनी होती है बाकी सबकी भी, यानी इन दोनों की भी, तो सेम वही करूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होने की मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जब डिफेक्टिव निकल चुका हो किससे, E2 से, मतलब मशीनरी 2 से, ठीक है जी। चलिए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी कि मशीनरी 3 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जब क्या होता है डिफेक्टिव निकल चुका हो किससे, मशीनरी 3 से, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं भाई, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी मशीनरी 1 को सिलेक्ट करने की 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय डिफेक्टिव मशीनरी 1 से कितना आ रहा है 4/10, ठीक है जी, इतना ही था ना, एक सेकंड, पहले मशीनरी से डिफेक्टिव, हाँ जी 4% था, यानी 4/10, 4/100 सॉरी, अपॉन में नीचे क्या आएगा, नीचे भाई पहली मशीनरी की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/100, प्लस में दूसरी मशीनरी की प्रोबेबिलिटी जो थी 1/4 थी, ये रहा ना भाई 1/2 1/4, तो वही ले रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इसकी भी 4/100, प्लस में 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी थी मल्टीप्लाई बाय 4/100, कोई दिक्कत नहीं, आसान था इतना। और देखो इस पूरे को मैं अभी सॉल्व करके आ चुका हूं, और इसको सॉल्व करके आ चुका हूं, तो इसकी वैल्यू मैं उठा के वहां पे लिखता हूं, जो कि कितनी थी 17/400, तो इसकी हो गई ऊपर वाले की 4/200 और इसकी होगी 17/400, सिंपल से इतना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बस आपको पता चलेगा कि 200 से मतलब ये 400 कर गया, यहाँ पे या 2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गया 4 दूनी 8, 8/17, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि जो आपका सामान है, प्रोडक्ट है, वो डिफेक्टिव निकला है, और वो भी कौन सी, मशीनरी फर्स्ट से, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है।
बस भाई, तो यहां पे खत्म होता है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं सर, कह रहा है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं वो आपको समझाना है। और व्हाट इज क्या है उसके बाद एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जांपल। कोई एग्जांपल देके अच्छा सा, फिर आपको सुटेबल एग्जांपल देके आपको समझाना है। भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है ना, मैंने आपको करवाया था कौन से टाइम पे, जब मैं करवा रहा था इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जब मैं करवा रहा था आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, तो वहां पे मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, दोनों में से कोई भी इवेंट्स के अंदर कॉमन वैल्यू नहीं आती, यानी वो पहला इवेंट अलग होता है, दूसरा इवेंट अलग होता है, ठीक है जी। तो दोनों ही एक दूसरे से मतलब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सिंपल से बढ़िया। तो आप कोई एग्जांपल देना चाहते हो तो भाई दे सकते हो एग्जांपल, जैसे कि ए मान लो कोई प्रोबेबिलिटी होगी 1 2 3 आएगा, और ए बी सेट हो गया आपके पास क्या बोलते हैं 4 5 6 आएगा, तो ये क्या हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि इनमें एक भी वैल्यू कॉमन नहीं है। सिंपल जी, तो ऐसे एग्जांपल डाल के बता सकते हो। पांचवे का बी पार्ट करते हैं। कह रहा है फॉर 2 इवेंट्स, आपको 2 इवेंट दे रखे हैं ए और बी, और पांचवे का बी पार्ट न्यूमेरिकल है तो सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की कितनी है 0.6, प्रोबेबिलिटी बी पॉइंट की वो कितनी है 0.4, प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है ए इंटरसेक्शन बी 0.2। पहले क्वेश्चन में क्या रहा है फाइंड बी ऑन ए। बी ऑन ए मतलब होता है सर कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है वो देख लेते हैं। 5 का बी मैंने बताया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए। इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कॉमन वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0.2, तो आप लिख दोगे 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 0.6, तो आप लिख दोगे 0.6, इससे कट जाएगा पॉइंट, तो 2/6 आपका आंसर आ जाएगा 1/3 यानी 0.6 बार। सिंपल जी, खत्म क्वेश्चन। आगे कह रहा है आर इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या ये इवेंट ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है? और भाई इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन जो बी है वो बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये आपको बता चुका हूं मैं, इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट की बस यही एक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में और कुछ नहीं। जहां पे भी इंडिपेंडेंट इवेंट दिखाई दिया आपको बस यही प्रॉपर्टी लगानी है, और आपको चेक करना है कि दोनों बराबर है या नहीं। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 0.2, ठीक है जी, इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.6 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है आपको 0.4, बस मल्टीप्लाई करो, 6 चौक होता है 24, तो यानी 0.24। क्या ये 0.2 के बराबर आया? जी नहीं, ये 0.20 है और वो 24 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था, अगर आप पूछना चाहता वो तो बोल सकता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तो इसका फॉर्मूला लगा देते आराम से और सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। सिंपल जी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 0.6 प्लस में 0.4 माइनस में 0.2, बस इसको सॉल्व करोगे 6 4 10, 10 में से 2 गया तो बच गया 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8। तो ये क्वेश्चन दे सकता था लेकिन उसने दिया नहीं, बाकी उसकी मर्जी जैसा वो चाहे। तो भाई यहाँ पे कर लिया हमने पूरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, ये जो 5 क्वेश्चन थे, ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन मैंने करे हैं 3 4 5, आपको ये तीनों ही नहीं करने थे। मान लो आपको इनमें से एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उसने खुद बोला है स्टार्टिंग में ही कि भाई आप आराम से जो सेकंड पार्ट है, तो पहला पार्ट तो कंपलसरी है, आपको वो 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी ही करने हैं, यानी 30 नंबर तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है जी। जो दूसरा पार्ट है उसमें आप 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने बस आपको, समझे जी। तो इसलिए आपको ये तीनों क्वेश्चन नहीं करने अटेम्प्ट, वहां पे कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ताकि आप सारा टाइम वेस्ट ना कर दो उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई इनमें से कोई एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं होता तो भाई, अगर मैं होता जितना मेरे को आता है भाई, तो मैं वो छोड़ देता जो मेरे को नहीं आते, या फिर मैं वो छोड़ता जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं, थ्योरी में नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल आते हैं भाई। थ्योरी में कहीं पे राइटिंग की मिस्टेक हो जाती है, कहीं पे एक्सप्लेनेशन की मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए नंबर कट जाते हैं कई बार। क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा है कि अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है जी। बाकी अगर आपको कहूं तो भाई आप बेस थ्योरम छोड़ सकते हो, क्योंकि कई बच्चों को बेस थ्योरम मुश्किल लगती है, बस कि मेरे हिसाब से तो सब आसान ही है यार, कर सकते हो आराम से, ठीक है जी। हाँ, बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी आप आराम से तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आराम से ढूंढ के कर लोगे, बस 2 ही करने, तीसरा नहीं करना। कभी आप तीसरा भी कर दो, मैं तो बस नहीं समझा रहा हूँ कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको एक क्वेश्चन छोड़ के आना है वहां पे, समझे जी। हाँ जी, 2 क्वेश्चन करने हैं, उसी नंबर मिलेंगे, फालतू वरना ओवर अटेम्प्ट लिख देंगे वो लोग। आगे चलते हैं, अब आते हैं पार्ट 3 पे, छठा क्वेश्चन पे। और भाई पार्ट 3 में भी 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 3 में से कोई से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, मैं तीनों करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल। चलिए, तो एक बार फटाफट से नोट कर लो जिसको नोट करना है, फिर हम आगे चलते हैं।
हाँ भाई श्योर है। आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल आर इज गिवन एज फॉलो। आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। कह रहा है जो x की वैल्यू है वो है 1 2 3 4 और 5। उसके बाद कह रहा है जो प्रोबेबिलिटी के लिए फंक्शन दे रखा है आपको वो दे रखा है c x प्लस में 2। सिंपल, जाहिर सी बात है डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है जी, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c, आपको c की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं, c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको पता ही है। इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी का सम निकालोगे तो फिर वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। चलिए जी, तो एक बार सम निकाल के प्रोबेबिलिटी का 1 के बराबर वैल्यू करके देखते हैं पुट। चलो जी, तो मैं इसका सम निकालने जा रहा हूं, तो सम कैसे निकलेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका सम निकाले जी। तो एक बार सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं सबकी सब। तो ये जगह c 1 प्लस में 2, पहले एक बार x की जगह 1 पुट किया प्लस में, क्योंकि सबका सम करना है ना हमको, तो अगले बार 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा c 2 प्लस में 2 ऐसी, प्लस में c 3 प्लस में 2 प्लस c 4 प्लस 2 ऐसी, प्लस में c 5 प्लस 2। अब इनका सम किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं। इनमें से मेरे को दिखाई दे रहा है c कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 2 और 1 हो गया 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7, ठीक है जी, इक्वल टू में 1। इन सबको टोटल कर लेते हैं। तो 7 और 3 हो गया 10, 6 और 4 10 हो गया, ये हो गया 25, यानी कि c मल्टीप्लाई में 25 इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू आ गई 1/25। सिंपल जी। तो पहला क्वेश्चन जो उसने बोला था कि आपको c की वैल्यू निकालनी है, हमने निकाल ली, इजी था, सिंपल था, खत्म क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है f3 की, यानी कि फंक्शन क्या है, x की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि f3 निकालना आपको। तो कुछ नहीं करना, जो आपका फंक्शन है उसमें x की जगह बस 3 पुट कर दो। तो c x की जगह पुट करना है 3, तो 3 प्लस में 2 ये आपका हो जाएगा। c की वैल्यू हमने अभी निकाली 1/25, और 3 और 2 हो जाता है मल्टीप्लाई में 5, 5 से इसको काट देंगे तो आप प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। सिंपल जी, खत्म क्वेश्चन। तो आपने पहला पार्ट भी सॉल्व कर दिया, आपने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर दिया, आपने ए और बी दोनों निकाल दिए। अब कह रहे हैं आपको फाइंड आउट करना है x की प्रोबेबिलिटी, मतलब p की प्रोबेबिलिटी अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है अगर x की वैल्यू क्या हो 2 से ज्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है भाई, तो 3 4 5 तीनों हो सकती हैं। तो मैं लिखूंगा एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 होने की, प्लस में प्रोबेबिलिटी 4 आने की, प्लस में प्रोबेबिलिटी 5 आने की। सिंपल जी। पेन थोड़े से यार खराब हो रहे हैं, एक सेकंड भाई बस। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 3 4 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो जी, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है, बस एक बार 3 4 5। तो ये रहा भाई आपके पास, ये रहा 3 4 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। तो 3 4 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ये थी। सिंपल, तो 5 6 7, तो सी तो हमने कॉमन ले लिया तीनों में से। अच्छा करके दिखाऊं क्या, अरे वही है यार सेम। तो सी यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 x की जगह, तो 3 प्लस में 2, फिर उसके बाद लिखूंगा मैं c 4 प्लस में 2, फिर लिखूंगा मैं c और 5 प्लस में 2। 3 4 5 आने की प्रोबेबिलिटी लिख दी, c मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया कितना 4 और 3 2 5, तो वही लिख रहा था मैं 5, फिर लिख रहा था मैं प्लस में क्या 6, फिर लिख रहा था 7, ठीक है जी। चलिए सॉल्व करते हैं। c की वैल्यू 1/25 हो गई, 5 6 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 3 18, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में 18, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गई 18/25। सिंपल जी। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, यानी सी पार्ट इसका। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। कह रहा है आपको EX निकालना है। EX कैसे निकाला है सर, मीन निकालना है, उसके लिए तो जॉइन नहीं छोड़ी मैंने। चलो भाई निकालते हैं, यहीं पे निकालते हैं डी। तो क्या है प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है EX, यानी आपको एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना पड़ता है एस्टिमेट वैल्यू निकालने के लिए जी, तो जो आपको प्रोबेबिलिटी होती है x की, उसको मल्टीप्लाई करना होता है x सीरीज से। मतलब कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी, ये पूरी प्रोबेबिलिटी जो आपने निकाली थी 1/25 करते करते, हर एक प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है x से और फिर सम कर देना है। सिंपल जी। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो मेरे को क्या करना है, p और x को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी भाई, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी थी 3/25। क्या थी 3/25। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं 1/25 को कॉमन लिख लेता हूँ बाहर, तो बस मेरे को सिंपल सा लिखना पड़ेगा 3 × 1, तो 3 × 1 सिंपल, प्लस में ऐसे ये 4 × 2, तो 4 × 2, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी तो है 4/25 3/25 4 5 मतलब 5/25 6/25, प्रोबेबिलिटी तो है हर एक इवेंट की। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो जोड़ी है हमने सबकी। सिंपल जी। बस सी की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सी बाहर लिखा हुआ है, वरना सबके अंदर नीचे लिखा होता है 25 सिंपल जी। चलिए अगला करते हैं 5/3 और उसके बाद 6/3, उसके बाद एक सेकंड 3 नहीं 4 आएगा, एक सेकंड 4 आएगा ना,
हाँ जी ठीक है, और 7/5, तो 7/5 सिंपल जी। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 5 3 15, 6 4 जा 24 और 7 5 जा 35। अब जी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 15 और 35, 35 और 15 हो जाता है हमारे पास 50, 50 और 24 74, 74 और क्या बोलते हैं 8, 74 और 8 होता है हमारे पास 82, 82 और 3 85। तो प्रोबेबिलिटी बन गई 85 अपोर में 25। सिंपल जी। तो आपका जो मीन आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा 25 या 75 हो गया, पॉइंट लगा के 10 बचे और पॉइंट लगा के 0 उतारा तो 100 हो गया, 25 चौक 100, यानी 3.4 जो है वो आपका मीन आ गया। सिंपल जी। तो आपका मीन कितना आया 3.4, EX मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना आया आपका, एक्सपेक्टेड वैल्यू 3.4। सिंपल, इतना आसान था, बहुत अच्छी बात है। अब निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस निकालना है जी। वेरिएंस कैसे निकाले, वेरिएंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको करना पड़ता है, ठीक है जी, क्योंकि नंबर तो यहाँ पे होता ही नहीं, माइनस में आपको क्या बोलते हैं मीन का स्क्वायर माइनस करना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी है ना, तो बस आपको प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो मीन तो आपने निकाल ही लिया है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और अगले का स्क्वायर हो गया 5 5 25। सिंपल। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, सभी की प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है सभी की प्रोबेबिलिटी यही है भाई, ठीक है जी। तो आप इसकी जगह लिखना चाहो तो लिख सकते हो आराम से, क्या 3/25, 4/25, 5/25, 6/25 और उसके बाद 7/25, ठीक है जी। तो 25 जो मैं वो बाहर ही लिख देता हूँ, मैं पहले ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ, सिग्मा p मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये निकाल रहा हूँ पहले मैं। चलिए जी, तो कैसे निकालेंगे, इन सभी की वो मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से और फिर उसका सम करना है। तो 1/25 को मैं सिंपल लिख लेता हूँ बाहर। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 3 1 जा हो जाएगा 3, प्लस में 4 4 जा हो जाएगा 16, प्लस में 5 9 जा 9 5 जा होता है 45 जी। उसके बाद 16 6 कितना होता है 65 18, 16 6 जा 96, ठीक है जी। प्लस में 25 7 कितना होता है, 25 7 होता है जी 175। अब जी तो कैलकुलेटर लाया नहीं मैं, सड़े लाना ही पड़ेगा यार कभी ना कभी, देखते हैं भाई घर से उठा लेता हूँ। 1/25। अब इसका बस टोटल करना है, तो जी 175 और 45 ये हो गया 200 कितना 20। भाई कैलकुलेशन में देखना हो जाए गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है। 75 और 25 हो गया 200 220, ठीक है जी 220। और मेरे को दिख रहा है भाई 90 नहीं, पहले 16 कर लेते हैं, 220 और क्या बोलते हैं 20 कितना होता है 240, 239 हो गया। और उसमें 96 हमको जोड़ना है, 96 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 का 5, 1 0 पर 10 11 12 13 का 3, 1 0 पर तो 3 335, तो 335। तो आपके जो क्या बोलते हैं वेरिएंस आ जाएगा वो 335 अपॉन में 25 आ जाएगा। सिंपल जी। इसको आप काटना चाहो तो काट सकते हो, ना काटना चाहो मर्जी, आप काट देता हूँ। 5 से काटा तो 5 6 30, 5 7 35। सिंपल जी। 5 से और काटोगे तो 5 1 5 बचे 1, 5 3 15 बचे 2, पॉइंट लगा 0 तरह 5 4 21। भाई आपका वेरिएंस जो है वो 13.4 आया। स्टैंडर्ड डेविएशन कोई बोले तो इसके ऊपर रूट लगा देना, बस और कोई काम नहीं है। अगर ना बोले स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है, वेरिएंस ये है। सिंपल जी। तो आपने जो है वो सारी वैल्यू सॉल्व कर ली और सारी वैल्यू सॉल्व करने पे आपको मिला है भाई 5 नंबर पूरे। सिंपल जी। तो आराम से सॉल्व करके 5 नंबर ले सकते हो आप आराम से, ज्यादा मुश्किल था नहीं क्वेश्चन, बस आता थोड़ा लेंथी था, ठीक है जी। तो हमने भाई 6 क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया, छठे का दूसरा पार्ट दे रखा है। हाँ भाई छठे का दूसरा पार्ट भी है। कह रहा है A fair coin is tossed 6 times। एक कॉइन को हमने 6 बार उछाला है, टेल आ रहा है इसमें, 2 सैंपल स्पेस बनते हैं, ठीक है जी। 6 बार उछाला। इफ द नंबर ऑफ हेड्स आर रैंडम वेरिएबल्स, यानी जो नंबर ऑफ हेड्स है उसको रैंडम वेरिएबल्स मानते हैं। भाई एक बार इसको नोट कर लो, जिसको नोट करना है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छी भाई, हाँ जी शुरू करते हैं। तो कह रहा है ए फेयर कॉइन वाज टॉस्ड, आपने एक फेयर कॉइन टॉस किया कितनी बार 6 बार। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 6, ठीक है जी। 2 की पावर मैंने बताया था फॉर्मूला, तो मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। तो भाई हो गया 4 4 चौक 16, ठीक है जी। 16 गुणा में 4 कितना होता है 64। तो सैंपल स्पेस आपके पास बन गया क्या 16, ठीक है जी। चलिए टोटल वेरिएबल्स बन गया आपके पास 16। अब क्या रहे एक सेकंड में 16 नहीं 64, 64 ठीक है जी, सॉरी। क्या रहे इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है जी, then what is the probability of getting 4 sorry at most 4 head, ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आने चाहिए 4 हेड आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा हेड नहीं आने चाहिए। यानी रैंडम वेरिएबल x जो है वो क्या है
हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। तो पहला क्या, जीरो हेड है यानी एक भी हेड ना है। वो कब होता है, जब जीरो हेड है, जब सब में टेल हो, यानी टेल 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 टेल, यानी छह जो है कॉइन्स है सब में टेल आ जाए, तो वो जीरो प्रोबेबिलिटी होती है। इसको बोलते हैं 1/64 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 64 सैंपल स्पेस में से आपके पास केवल एक ही चांस होगा जहां पे सब में टेल आता है। सिंपल जी। चलिए तो अगला चलते हैं, 1 हेड आने की, 2 हेड आने की, 3 हेड आने की, 4 हेड आने की, 5 हेड आने की और 6 हेड आने की। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमको क्या चाहिए, मोस्ट एट मोस्ट 4 हेड, हमें ज्यादा से ज्यादा 6 मतलब सॉरी 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें इसकी इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब कैसे निकालें इन सब की प्रोबेबिलिटी, सीधी सी बात है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है, तो 1 में से हमको प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है जो एटमोस्ट 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की और प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो 6 हेड, हमें अगर 6 हेड निकालना तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सभी पे हेड आ जाए, तो जाहिर सी बात है भाई एक ही बार होगा चांस कि सब पे हेड आ जाए, ठीक है जी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/64। बस अब आपको चेक करना है कि 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो 5 हेड आने चाहिए, 5 हेड आने का मतलब क्या है कि 6 हेड में से 5 तो हेड होंगे और एक क्या होगा टेल, तो हो सकता है कि वो पहला टेल यहाँ पे हो, यानी कि पहला टेल हो बाकी सब क्या हो जाए हेड हो जाए, ठीक है जी। हो सकता है वो टेल दूसरे नंबर पे हो, यानी ये बाकी सब हेड हैं बस दूसरे नंबर पे क्या आ जाए टेल आ जाए, ठीक है जी। हो सकता है तीसरे नंबर पे हो, तो अगर ऐसा देखा जाए तो तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे और छठे पे, यानी कि ये जो 5 टेल आने मतलब 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक टेल जो है वो आ सकता है कितनी बार, 5 बार। सिंपल जी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी दिखाई दे रही है, 5 है 6, हाँ जी 6 नंबर है ना, तो 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 6, तो यानी कि 6 बटे में 64 जो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 5 हेड आने की। सिंपल जी। तो बस इनको सॉल्व करना, जोड़ना और उसमें से घटा देना, तो आपको पता चल जाएगा 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस में 7/64, ठीक है जी। और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 64 में से 7 गए, 7 जाएंगे तो बचेगा भाई 57, तो 57 अपॉन में 64 आपका आंसर आ गया और क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। इतना छोटा सा क्वेश्चन था और आपको 5 नंबर दिलवा के जाएगा। हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऐसे सैंपल स्पेस बना के और फिर उसके बाद जोड़ के आपको करके आएंगे, गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, लेकिन गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे करोगे तो शॉर्ट फॉर्म में जल्दी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सिंपल जी। तो भाई यहाँ पे हमने खत्म कर लिए 6 क्वेश्चन, आगे चालू करते हैं 7वां क्वेश्चन। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, ये भी इजी है यार, यहीं पे करवा दूंगा, अभी करवा ही देते हैं सर यहीं पे। चलो जी इतनी जगह छोड़ देता हूँ यार, मिटो ही देते हैं इसके लिए, क्या टाइम पास करना है उस पर। उतार लिया होगा ना भाई तुमने, बस बहुत अच्छे। शुरू करते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक शॉप, एक इलेक्ट्रिक शॉप दे रखी है, सेल रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, ठीक है भाई कोई बात नहीं। हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन इन ए डे, एक दिन में वो रेफ्रिजरेटर कितने बेचते हैं और एयर कंडीशन यानी एसी कितना बेचते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। यानी कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भाई, जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कौन सा था, शायद 9वां या 10वां चैप्टर था ना, ठीक है जी, हाँ जी। तो उस वाला चैप्टर था, उसमें से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको x क्या रखा है इसको मानना है और y क्या रखा है इसको मानना है। तो भाई मैं तो x इसको मानता, x y इसको मानता, इसको x इसको y मानता मैं, लेकिन इन्होंने बता रखा है कि आपको सामने साफ सही कि x इसको मानना है y इसको मानना है। चलिए जी हम मान लेते हैं जो ये कहते हैं, तो 0 1 उसके बाद 2 और उसके बाद लास्ट में 3, ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है 0 1 2, बस इतना वैल्यू है, ठीक है जी। चलिए इसकी वैल्यू दे रखी है 0.25, अगला दे रखा है 0.12, 0.07, इसको साफ लिख दो 0.25, अगला 0.06, 0.03, ठीक है जी। अगला दे रखा है 0.03, लास्ट 0.05, करा लास्ट कहाँ से आ गया 0.04, 0.08, उसके बाद भाई 0.09, 0.08 और 0.10। सिंपल जी। भाई ये वाली वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है ना कि दिन से सुबह से दोपहर हो जाती है और अब कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है भाई, मजदूर हो चुके हैं काम करने के लिए, तो शोर से अब आए तो उसको इग्नोर मारना। पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,2। चलिए जी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जाहिर सी बात है x वाली वैल्यू ये है, y वाली वैल्यू ये है, तो 2,1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला क्वेश्चन 2 और 1 की। x देखो 2 कहाँ पे है, तो x 2 ये रहा, y पे 1 का है, y ये रहा 1, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है 0.04, तो 0.04 खत्म क्वेश्चन भाई, यही आंसर आपका प्रोबेबिलिटी का। सिंपल जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,1 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको निकालनी है 0,2 की, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.2 देखो भाई, ये रहा 0 ये रहा 2, प्रोबेबिलिटी बन रही है 0.08, खत्म भाई प्रोबेबिलिटी। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। सिंपल जी, आसान था ना भाई, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि x की वैल्यू जो हो वो 1 से ज्यादा हो एंड जो y की वैल्यू हो वो लेस देन इक्वल टू 1 हो। सिंपल जी।
चलिए सॉल्व करते हैं। अब x की प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो निकाल लेते हैं जी इसकी प्रोबेबिलिटी भी। x की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा क्या है, देखो ये रही पूरी लाइन x की 1 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो भाई या तो 2 हो जाए या तो 3 हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भाई ये सारी है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू लेके चलनी है जी, तो हम सारी वैल्यू ले लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 या फिर 1 से ज्यादा, y की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, y की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, 1 होनी चाहिए या फिर 1 से ज्यादा, यानी कि y की वैल्यू ये वाली होनी चाहिए या फिर ये वाली, तो ये क्या है, ये वाली। तो इन सब में कॉमन वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, तो आपको ये वाली दिखाई दे रही है, बस ये निकालना है आपको। हाँ जी, तो बस यही निकालना है आपको, तो बस जोड़ देते हैं इनको, 0.04 प्लस में 0.03 प्लस में 0.05 प्लस में 0.03। अब जी सॉल्व कर लो, 4 5 7 7 5 12, 12 और 3 15, तो 15 यानी कि 0.15, सिंपल जी। तो आगे प्रोबेबिलिटी खत्म, और कुछ था ही नहीं इसमें, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15, ठीक है जी, 0.15 हो गया, खत्म बात, इतना सा है उस क्वेश्चन, मुश्किल है ही नहीं कुछ। हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कह रहा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आपको निकालना है, क्या निकालना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो भाई चालू करते हैं, कह रहा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालना है, चलो जी ठीक है। कैसे निकलेगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, कुछ नहीं होता, जो ये जो एक्स वेरिएबल दे रखी है ना आपको, बस इन्हीं की प्रोबेबिलिटी का टोटल निकालना है, इसको बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। चलिए जी निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की 0 आने की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होगा, तो 25 10 35 35 और 8 ये हो जाता है क्या बोलते हैं 43, तो ये हो गया 0.43। फंक्शन ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी, एक्स के 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि मार्जिनल कह रहा है ना, तो चेंज कितना हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है बस वो चेक कर लेंगे उसके बाद। तो बस 12 8 क्या बोलते हैं हो गया 20 20 और क्या बोलते हैं कितना है 9, ठीक है जी, 20 और 9 होता है 29, तो 0.29, सिंपल जी। चलिए फंक्शन में 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 7 4 11 11 और 5 हो गया 16, तो 0.16। लास्ट 6 7 8 9 10 11 12, तो 0.12 हो जाएगी फंक्शन के 3 आने की प्रोबेबिलिटी, सिंपल जी। वैसे तो इसी को मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बोलेंगे, कि हमने एक्स का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी कि अलग अलग वेरिएबल का टोटल किया, उसी को बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, सिंपल। लेकिन अपने आप को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा एडवांस चल लेना, यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो भी इनको निकाल के दिखा देना कि इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस इतना आया, तो इसको बोलेंगे डेल्टा f0 से f1 का जो डिफरेंस है वो। तो कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे 30 40, यानी कि 14 का डिफरेंस, ठीक है जी। तो ऐसे वैल्यू निकाल के दिखा देना, बाकी अगर ना करना चाहो तो कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए भाई, बाकी चेक कर लेना एक बार अपने हिसाब से, जो बुक वाले आंसर मानते हैं अपने हिसाब से कर देना। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है एक एप्टीट्यूड टेस्ट है फॉर सिलेक्शन ऑफिसर इन बैंक, ठीक है जी, सिलेक्टिंग ऑफिसर फॉर बैंक वाज कंडक्टेड ऑन 1000 कैंडिडेट पे आपने कोई क्या बोलते हैं वो सिलेक्ट करने के लिए आपने कुछ निकाला है, ठीक है जी, टेस्ट वेस्ट लिया उनका। कह रहा है एवरेज स्कोर जो रहा है बच्चों का वो रहा है 42, एवरेज स्कोर कितना है 42, और साथ ही में आपको दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन भी, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे दिया जी 24, यानी आपको एवरेज स्कोर मतलब कि मीन आपको पता है जो कि है कितना 42, और उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है जो कि कितना है 24। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट whose score is 60। देखो जब भी ऐसे पूछे ना फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट whose score is क्या बोलते हैं एक्सीड 60 से ज्यादा स्कोर हो जिसका, तो ऐसे केस में आपको Z टेस्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको Z का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और Z टेस्ट के अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला बनता है x माइनस में म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल जी। तो उसने क्या बोला है 60 से ज्यादा बच्चों के कितने बच्चों के 60 से ज्यादा नंबर आएंगे वो निकालना है, तो x की जगह क्या मानेंगे हम 60, तो 60 माइनस में मीन कितना था 42, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 24, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे वैल्यू आ गई 40 50 60, यानी कि 18 अपॉन में 24, 18 बटे में 24 कितना होता है जी, तो 6 3 18 होता है, और 6 4 24, ये हो जाता है आपके पास कितना 25 को इससे काटेंगे तो 4 से 0.4 से कटेगा कितना आ जाएगा 0.75, सिंपल जी। अब ये जो 0.75 है ना, एक होती है Z टेस्ट की टेबल, Z टेस्ट की जो टेबल होगी मैं वो साइड में लगा दूंगा, ठीक है जी। अब उसमें टेबल में देखते कैसे हैं, देखते कैसे है भाई, आपको दिखेगा जैसे मान लो ये Z टेस्ट की टेबल है, यहाँ पे लिखा होता है क्या बोलते हैं 0.1 0.2 0.5 0.7, ठीक है जी, 0.8, उसके बाद 0.9 के बाद हो जाता है 1.00, ठीक है जी, 1 क्या बोलते हैं उसके बाद बना जाता है 1.2, ऐसे वैल्यू आती है, सिंपल। तो आपको जो पॉइंट के बाद एक वैल्यू होती है ना, जो पॉइंट के बाद एक डिजिट है वो तो यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखना ढूंढना, और उसके बाद जो डिजिट है जैसे कि इसको अलग करेंगे तो ये जो है 0.7, और इसको अलग करेंगे तो 0.05 ऐसे चलती जाएगी है ना, मतलब ये तो 5 ही रहेगा बस खाली। तो जो पॉइंट के बाद जो दूसरी वैल्यू होती है ना, मतलब पहली वैल्यू
तक जो है वो आप इसमें चेक करोगे, और जो पॉइंट के बाद दूसरी वैल्यू से वैल्यू स्टार्ट होती है उसको आप चेक करोगे ऊपर, यहाँ पे लिखा होता है ऐसे 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 और 0.05, ठीक है जी। तो मैं साइड में टेबल दे भी दूंगा, तो यहाँ पे देखना 0 पॉइंट उसने बोला है 7 और 5, तो 0.07 ये हो रहा, 0.05 ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी वैल्यू आपका यहाँ पे बनेगा पॉइंट, वो आपका बन जाएगा वैल्यू, क्या बन जाएगी, z टेस्ट की वैल्यू। तो अब मान लेते हैं कि वैल्यू जो आपकी आई है वो आ गई है कितनी, 0.27 मान लो 5, ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 0.275। अब 0.275 जो है उसने बोला था 60 से ज्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट बताने हैं, यानी कि 60 से ज्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट हमको बताना है, मतलब इससे ज्यादा नंबर जिसके भी आएंगे वो कैंडिडेट कौन से होंगे, यानी कि इस नंबर से ज्यादा ही आना चाहिए जो आपके कैंडिडेट आएंगे ना वो। तो क्या करें, देखो ये आया है आपका अमाउंट, यानी कि जो आई है परसेंटेज की वैल्यू एक तरीके से मान लो, ठीक है जी। ये जो वैल्यू आई है इसको बस पुट कर दो, आपके पास कैंडिडेट कितने थे, तो मेरे को दिखाई दे रहा है मेरे पास टोटल जो कैंडिडेट थे वो थे 1000, यानी कि टोटल कैंडिडेट थे 1000, तो बस उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस परसेंटेज की वैल्यू को, यानी कि 0.275 को, तो आपको मिल जाएगा 275। कितना मिलेगा, 275, 275। और ये जो 275 है ये आप कह सकते हो कि जो 60 से ज्यादा नंबर लेके आएंगे ना, 60 से ज्यादा नंबर लेके आएंगे उन बच्चों की संख्या कितनी है, 275, यानी 275, इतना सिंपल। अब भाई मेरे पास यहाँ पे z टेस्ट की टेबल नहीं रखी, वरना मैं समझा देता, आप इस टेबल में देख लेना, चेक कर लेना कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है। बस मैंने एक बार चेक किया तो शायद मेरे को याद नहीं है पूरा पक्का, शायद 275 के आसपास वैल्यू थी, तो आप उसमें से चेक कर लेना, जो भी वैल्यू होगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, जो नंबर आएगा वही होगा मेन आपका आंसर, यानी कि आपका जो नंबर आएगा वो आंसर आपका मेन होगा, सिंपल जी। तो ये था आपका z टेस्ट, ठीक है जी। और इसका क्वेश्चन जब भी आएगा ना, जब भी आपका इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको z टेस्ट की टेबल देगा, ये जो टेबल मैंने साइड में दे रखी है ये टेबल आपको एग्जाम में मिलेगी। अब एक बार क्वेश्चन को लास्ट तक देखना, तो लास्ट में वो हमेशा टेबल डालता ही है, सिंपल। इस क्वेश्चन पेपर के भी लास्ट में देखोगे ना भाई, तो उसमें टेबल थी, बस प्रिंट आउट नहीं करवाया जिसको मैंने बोला था, ठीक है जी, उस खाली वो क्वेश्चन पेपर उठा लाया। चलिए जी, इसी के अंदर भाई दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सेम ऐसे ही, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भी वही चीज भाई, म्यू तो दे ही रखा है पहले से, मीन आपको दे रखा है 42, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 24। अब दूसरा को पार्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ, यहां पे लिख दूंगा, फाइंड द नंबर ऑफ वूज स्कोर लाइज बिटवीन 30 एंड 66, 30 और 66 के बीच में जो स्कोर निकलता है वो बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार निकाल लेते हैं 30 के हिसाब से स्कोर, एक के बाद निकाल लेते हैं 66 के हिसाब से स्कोर। तो z टेस्ट कर लेते हैं, x माइनस में म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, x की वैल्यू 30 लेके चलना है इस बार, माइनस में म्यू यानी कि 42 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 24। चलिए जी, इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 12 बटे में 24 हो जाता है, माइनस का 0.24, क्या कह रहा हूँ, माइनस का 0.5, सिंपल सर। आगे चलते हैं, इस पे कर लेते हैं z टेस्ट, तो ये हो जाएगा 66 माइनस में 42 अपॉन में 24, ठीक है जी। और 66 में से जब 42 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 से 50 60 और 8 नहीं, एक सेकंड, 24 भाई, ये बच गया 24 और नीचे भी आ गया 24 और आपका आंसर आ गया 1, सिंपल। चलिए अब आपको z टेस्ट में इन दोनों की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है जी, और फिर उनका जो डिफरेंस होगा, क्योंकि हमको चाहिए भाई इन दोनों के बीच में कितने बच्चे होंगे जो जिनके नंबर इनके बीच में आए हैं, 30 और 66 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया है वो निकालना है। तो बस इनके बीच में कैसे निकलेगा, तो बस इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बस वो निकालना है। पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं z टेस्ट में वैल्यू डाल के कितने % बच्चे हैं जो नंबर ला रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, एक बार z टेस्ट में देख लेना वैल्यू, जैसे z टेस्ट बताया था भाई उस साइड में देखना कितना, यहाँ पे 0.5 है ना, अच्छा 0.5 के बाद कुछ नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे 2 3 कुछ नहीं लिखा, तो हम ऊपर में देखेंगे अब यहाँ पे 0 0, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 0 होता है, तो 0.5 पे जाओ एक बार और उसके बाद देखो 0 0 तो 0.5 मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो ऊपर आपको कहीं दिखाई देगा 0.5, ठीक है जी। अब मेरे को पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ फिर से। ये मान लो 0 है, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 0.1 0.2 0.3, एक सेकंड भाई, हाँ भाई शुरू करते हैं। तो भाई अब मैंने निकाल ही लिया, इसकी वैल्यू दे रखी है ये, इसकी वैल्यू दे रखी है ये, यानी कि 0.5 की वैल्यू क्या होगी, अच्छा बताइए भी देता हूँ। मान लो यहाँ पे 0.5 लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा 0.00 0.0, उसके बाद 0.001, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, 0.5 देखना है माइनस का, ये रहा माइनस का 0.5, ये रहा 0.00, जहाँ पे जो वैल्यू लाइज करेगी वो बनेगी इसकी वैल्यू। सेम ऐसे ही आपको ढूंढना है यहाँ पे 1 जहाँ पे दिखेगा 1.00, वहीं पे 00 की वैल्यू उठा लेना, जो वैल्यू बन गई वो ये रही, सिंपल। ये वैल्यू 0.84 क्या बोलते हैं 84134, ठीक है जी। चलिए अब ये वैल्यू आ गई है, अब कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में आई है, इसको बस मल्टीप्लाई करना है नंबर से, कितने नंबर की स्टूडेंट थे हमारे पास, तो हमारे पास थे टोटल 1000 बच्चे, तो बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगा यहाँ पे 308.54, ठीक है जी। और यहाँ पे मिलेगा आपको 841.34। अब बस इनका जो डिफरेंस है वही बता देगा कि कितने बच्चे हैं। ये टोटल बच्चे हैं 30 मतलब 308,
जो आपके नंबर लेके आए हैं -5 तक, ठीक है जी। और ये 841 बच्चे हैं जो टोटल नंबर लेके आए हैं 66 तक। सिंपल जी। अब इसका जो डिफरेंस होगा वही बच्चे आपको चाहिए, तो डिफरेंस कितना हो गया एक बार घटा देते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू हटा दो भाई, क्योंकि पॉइंटों में बच्चे होते नहीं कभी भी। तो यहाँ पे हो गया 41 में से 8 चले गए तो बचे आपके पास कितने, ये बच गए 33, ठीक है जी। और 8 में से 3 गए तो बच गए आपके पास 5, तो 533 जो बच्चे होंगे वो मेरा आपका आंसर होगा। 533 बच्चे 30 से लेके 66 के बीच में आपका स्कोर करके आए हैं। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई ये था आपका टेस्ट। और मैं बता रहा हूं, अगर आपने पिछले टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, आपने पिछले 10 चैप्टर कर लिए हैं, मतलब 10-11 चैप्टर जो मैंने करवाए हैं वो आपने कर लिए, तो आप आराम से पूरा चैप्टर पूरी सीरीज करके आ सकते हो। यानी कि मान लो यहां तक, यानी जो थर्ड, देखो मैंने 8 तक करवा दिए, और 8 तक में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने नहीं करा हो, जो आपको नहीं आता हो, ठीक है जी। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो भाई इजिली, बहुत इजी पेपर था, आप आराम से 70 नंबर स्कोर कर सकते हो। अब बात आती है पार्ट 4 की। अब क्योंकि पार्ट 4 मैंने आपको करवाया नहीं है, तो मेरा कोई हक बनता नहीं कि मैं आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको भी सॉल्व करवाऊं पार्ट 4 का। तो भाई पार्ट 4 को मैं दिखा देता हूँ कि आपका क्या है, पीडीएफ में मैंने दिया क्या पार्ट 4। अगर आपको आता है, कोई और टीचर ने आपको समझा रखा है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप खुद प्रैक्टिस कर लो उसकी, ठीक है जी। तो आपके 80 में से 80 स्कोर करने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर मैंने नहीं करवाया तो सर मेरे को नहीं लगता कि मेरे को करवाना चाहिए बाकी टॉपिक्स, ठीक है जी। तो इस पार्ट 4 को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। बाकी देखो पार्ट 4 अगर आप नहीं भी करोगे तो फिर कितने नंबर है ये, बस खाली मान लो आपके 5-5 10 नंबर यहाँ से। एक सेकंड भाई, हाँ भाई चलो। तो भाई जो पार्ट 4 है उसमें आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से कोई से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का आपको स्कोर करना होता है। और वो 20 मार्क्स मेरे को नहीं लगता सर आपको उसको सेक्रीफाइस करना चाहिए अपने बाकी के 60 मार्क्स के लिए। 80 में से मैं 60 नंबर का करवा चुका हूँ, अगर आप उस पर ज्यादा फोकस कर लोगे तो 60 नंबर आपके चांसेस बन सकते हैं। मान लो 60 भी नहीं आए, 55 तो आने की चांसेस कंफर्म है, फिक्स है। और भाई ऐसे चैप्टर में जो कि बहुत मुश्किल स्टैटिक्स का टॉपिक है, उसमें 65 आ जाए, 50 मतलब 60-55 आ जाए तो बेस्ट है। और भाई अगर आपकी जगह में होता ना भाई, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको नहीं छोड़ के जाता, 1-2 वीडियो कहीं से देखी, और बल्कि मैं कोशिश करूंगा भाई आज शाम तक या फिर कल तक डेफिनेटली एक चैप्टर की वीडियो और आगे डाल दूंगा मैं, ठीक है जी। तो आपको एक आधा क्वेश्चन जो होगा वो और सॉल्व करने को मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए भाई थोड़ा सा आराम से कर रहना, ठीक है। ज्यादा वो मत करना कि भैया हम आपने करवाया नहीं, 3 चैप्टर आपने छुड़वा दिए हैं, भैया आपने ये नहीं करवाया, हमारे नंबर गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे हम। भाई 3 चैप्टर से फेल नहीं होता कोई इंसान, इतना मैंने आपको करवा दिया है बेसिक तौर पे। मैं इसलिए भाई अब नहीं डाल रहा सीरीज, या फिर मैं डालूंगा ही नहीं चैप्टर, ठीक है जी। वो 3 चैप्टर इसलिए नहीं डाल रहा भाई कि आप जो बैठ के बाकी जो चैप्टर आपने करे ना एक बार और फटाफट से गो थ्रू कर लो, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। तो कहीं पे भी अगर आपको चूक रही हो, कहीं पे आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी हो, तो आपके क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस मिल जाए, एक तरीके से आपको याद आ जाए बराबर कि आपने क्या कर रखा है बचपन में। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2x पे देखना खत्म हो जाएगा सारा। सिंपल जी। बाकी कोशिश मैं करूंगा भाई एक चैप्टर आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि कल शाम को एग्जाम है शायद आपका, ठीक है जी। तो तब तक एक चैप्टर बना के डाल दूं आपके लिए। बाकी देखते हैं। देखो अब जैसे कि इसमें 10वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट एंड द हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्फिडेंस लेवल। तो भाई कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या होता है वो समझाना है आपको, और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है वो समझा देना है। और इसमें 11वां क्वेश्चन देखोगे तो उसमें भाई एक थ्योरी का क्वेश्चन भी देखा है, एक्सप्लेन द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में बताना है आपको इसके अंदर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कहता भाई अगर आपने क्या ना करे हो, पेपर आने में ज्यादा टाइम है, क्योंकि ये वाले चैप्टर है लिटरली मुश्किल है, तो थ्योरी पढ़ के जा सकते हो तो पढ़ के जाना, ऑल द बेस्ट। अगर बाकी नहीं कर सकते भाई, जितना आपने कर लिया बहुत कर लिया, 65 आ गए नंबर तब भी आगे बहुत है, 60% से ऊपर स्कोर कर लिया, फर्स्ट डिवीजन में आ जाते हो, ठीक है जी। चलिए बाकी मेक श्योर करना कि आप अच्छे तरीके से पेपर करके आओ, बेस्ट ऑफ लक। मेरे हिसाब से भाई जो पेपर था मैंने सॉल्व करवा दिया, आपने देखा हुआ कितना इजी पेपर था। बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, बस ये कि मैंने वो चैप्टर करवाए नहीं है, इसलिए मैं आपको डाल नहीं रहा वो सीरीज आपके लिए। बाकी जब चैप्टर पूरे हो जाएंगे, तीनों चैप्टर करवा दूंगा, तो फिर से एक बार पेपर सॉल्व कराऊंगा, कोई नया दूसरा पेपर आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी बन जाए और वो चैप्टर भी आपके सॉल्व हो जाए। सिंपल। चलिए तो आज के लिए बस इतना खत्म करते हैं भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने अगर पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, किलो से, गुर्दे से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको। और आपने अगर पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम से कर दियो बाद में, ठीक है जी। चलो तो अच्छा हाँ, एक चीज और कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, टाटा बाय बाय, ठीक है जी। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, बाकी बाय बाय।